अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुदस बट। इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट की अभी तक की जितनी अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप मार्केट की तरफ देखें तो दोबारा शिबा जो है वो कल की तरह दोबारा आपको अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है। लेकिन ये कल की बात नहीं है। ये अगर आप चार्ट पे आए तो मैंने ये एक आपको ग्राफ ड्रा करके बताया प्राइस को जज करने के लिए। अगर आप 4 अक्टूबर से लेके अभी तक अभी ये देखें, मैंने देखते ही देखते इसकी प्राइस एकदम फिर शूट की है। तकरीबन इन 23 दिनों के अंदर अंदर शिबा कॉइन की प्राइस में 500 गुना इजाफा हुआ है। और जिस जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की थी 4 अक्टूबर में, 4 अक्टूबर को, वो 23 दिनों के अंदर उनका सरमाया कितना। और साथ साथ अगर आप पॉलीमेटिक को भी देखें तो पॉलीमेटिक भी अच्छा खासा उसकी प्राइस अप्रिशिएट हो रही है। $1 93 ऑलमोस्ट $94 को टच करके फिर ये करेक्शन कर रहा है। अब पॉलीमेटिक में क्यों इन्वेस्टमेंट हो रही है, शिबा का मैं आगे जाके आपको बताता हूँ क्यों उसकी प्राइस अप्रिशिएट हो रही है। लेकिन पॉलीमेटिक का मेरा ख्याल है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। अभी ये जो व्हाइट हैट एक हैकर ने इनके डेवलपर्स को एक बग रिपोर्ट किया, अगर वो ना रिपोर्ट करता तो ऑलमोस्ट $450 का मिलियन डॉलर का लॉस हो सकता था। तो फौरन इनकी टीम ने विद इन 30 मिनट वो बग रिमूव किया और शायद उस वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। ये इथीरियम का लेयर 2 सोल्यूशन है और अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। मेरी अपनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। अगर उसके बाद आप सुशी स्वैप और यूनिस्वैप को देखें तो ये दोनों इथीरियम के ऊपर डेक्सेस हैं। डेक्सेस क्या होते हैं? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। और दोनों की अपनी अपनी कम्युनिटी है, दोनों के अपने अपने सपोर्टर्स हैं। इथीरियम के जो सपोर्टर्स हैं उनका क्लेम ये है कि इथीरियम जो है बाकी किसी भी इथीरियम बेस्ड डेक्स से बेहतर है। उसकी वजह यह है, एक तो यूनिस्वाप जो है डेक्सिस में यूं समझ लें कि फर्स्ट मूवर है। और जितने इथीरियम के ऊपर टोकन्स वगैरह लॉन्च होते हैं, बेशक डीफाई है, बेशक गेमिंग टोकन है, वो सारे के सारे जब अपना आईडीओ करवाते हैं तो उनका फेवरेट जो डेक्स होता है वो आईडीओ होता है। तो इस वजह यूनिस्वाप होता है। तो इस वजह से यूनिस्वाप जो है उनकी नजर में बेटर है कंपेयरिंग विद एनी अदर इथेरियम डेक्स। जबकि यूनिस्वाप या जबकि जो सुशी स्वाप है, उनके सपोर्टर्स ये कहते हैं कि यूनिस्वाप के ऊपर अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो उस पे आपको रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलता। तो इस वजह से सुशी स्वाप जो है वो खसूसन ऐसे इन्वेस्टर जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो कि ये ऑटो मार्केट मेकर्स हैं। मतलब ये जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में होता है कि एक्सचेंजेस जो हैं वो अपनी ऑर्डर बुक बनाती हैं, तो डेक्सेस में चूंकि कोई ऑर्डर बुक नहीं होती, तो वहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो यूजर है जिसने कोई टोकन स्वैप करने हैं उनको लिक्विडिटी का को मसला ना हो। तो जो इन्वेस्टर लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है उसको एक्सचेंज फीस मिल जाती है। वो कौन पे करता है? वो बंदा जिसने टोकन स्वैप करने होते हैं। तो जो सुशी स्वैप के सपोर्टर हैं उनकी नजर में वो यूनि स्वैप से अच्छा डेक्स है। खैर ये तो आगे चलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप शिबा की मैं आपको बताता चलूं, एक तो शिबा कोइन की जाहिर बात है जो उनकी कम्युनिटी है, नो डाउट बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। और ये ऐसे ही होता है जैसे डोज कोइन की कम्युनिटी स्ट्रांग हुई, आप एक्सआरपी की कम्युनिटी देख लें, उनकी भी बड़ी स्ट्रांग कम्युनिटी है। इस तरह के टोकन्स जो कि मीम टोकन्स हैं या ऐसे टोकन्स जिनकी कोई इतनी यूजेबिलिटी नहीं है, उन टोकन के पीछे जब रिटेलर्स आ जाते हैं फोमो की वजह से, तो वो एक तरह की उनकी आर्मी बन जाती है। वो कम्युनिटी कम्युनिटी नहीं रहती, एक तरह की आर्मी बन जाती है। तो एक तो शिबा कोइन की जो कम्युनिटी है वो भी आर्मी है, एक तरह की बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी है। दूसरा ये, अगर आप ओपन सी पे जाएं तो इन्होंने तकरीबन 10,000 अपने शिबॉशी एनएफटी जो हैं वो लॉन्च किए हैं। पिछले कई दिनों से उसकी सेल जारी है। अभी तक 5,000 इथीरियम की ट्रेड हो चुकी है इनके एनएफटीज की। तो एनएफटी का आपको पता है, जब भी किसी ब्लॉकचेन या किसी कॉइन क्रिप्टो करेंसी के साथ नाम आता है तो उसकी प्राइस जो है वो कहाँ की कहाँ जाती है। सोलाना के साथ आपके सामने यही हुआ। और एक दूसरी, अगर हम शिबा कोइन को इसके कंपटीटर आप समझ लें, डोज कोइन के साथ कंपेयर करें, डोज कोइन जो है इस वक्त मार्केट रैंकिंग में देखा जाए तो 9वें नंबर पे है, 9th नंबर पे है। जबकि शिबा कोइन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन, अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करता करता 11वें नंबर पे आ गया है। अगर हम शिबा कोइन के टोटल मार्केट कैप की बात करें तो ऑलमोस्ट 20 बिलियन इनके पीछे टोटल मार्केट कैप है, जबकि डोज कोइन के पास 34 बिलियन है। और शायद आने वाले वक्तों में आपको शिबा कोइन डोज कोइन को किक करके इससे भी ऊपर अपनी रैंकिंग जो है वो इंक्रीज कर ले। उसकी वजह यह है कि डोज कोइन के पास और क्या यूजेबिलिटी है सिवाय इलन मस्क के, सिवाय मार्क क्यूबन जैसे इन्वेस्टर के। और उन्होंने मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट करके शायद अपने जो है वो कैश आउट करवा लिया है। और जो रिटेलर्स हैं वो फोमो में आके महंगे दामों बाय करके अभी फंसे हुए हैं। तो शिबा कोइन की नो डाउट इनकी एक तो कम्युनिटी बॉडी स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप इनकी ये शिबा का अपना स्वैप है अलग से,
इसके अलावा इनके ऊपर एनएफटीज लॉन्च हो रही है। फिर शिबा कोइन की बर्निंग का सिस्टम ही है। अगर हम शिबा कोइन को डोज कोइन से कंपेयर करें तो डोज कोइन की जो क्वांटिटी है वो अनलिमिटेड है, लेकिन शिबा कोइन की क्वांटिटी लिमिटेड तो है, लेकिन उसके अंदर भी बर्निंग का सिस्टम है, यानी ये एक डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी है। तो मेरी नजर में डोज कोइन से तो एटलीस्ट शिबा कोइन बेस्ट है, लेकिन मेरी अपनी राय में शिबा कोइन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपने प्रॉफिट करना है तो आप लाजमी प्रॉफिट ले सकते हैं इसमें। अच्छा, जो कि एनएफटीज की बात हो रही है तो ये एक मैं न्यूज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। एनएफटीज को लेकर के मेरे जैसे बंदे जिनको इतना शाउट नहीं है क्रिप्टो करेंसी का, उनका कंसर्न ये था कि यार ये जो एनएफटीज हैं इनकी कॉपीराइट का क्या सिस्टम होगा, क्योंकि कोई बंदा भी नेट से कोई पिक्चर लेता है, या वैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं कायदे आजम की कोई ऐसी यूनिक किसी एग्जीबिशन पे जाता हूँ, तो वहां पे वो पिक्चर तस्वीर लेता हूँ मोबाइल पे और आके मैं ओपन सी पे मिंट करके तो सेल पे लगा देता हूँ। तो इसकी वेरिफिकेशन का क्या सिस्टम है? या दूसरा, अगर कोई बंदा आर्टिस्ट अपनी कोई अपना डिजिटल आर्ट जो है वो करके उसको मिंट करता है, तो बाद में फॉर एग्जांपल उसने ओपन सी पे किया है, तो कोई जो स्कैमर है वो उसी को वहां से डाउनलोड करके किसी और मार्केट प्लेस पे उसको सेल करना शुरू कर दे, तो इसका क्या तरीकाकार है? तो ओपन जो अडोब फोटोशॉप है उसमें एक नया फीचर लॉन्च किया जा रहा है। उससे क्या होगा कि जितने आर्टिस्ट जो अडोब फोटोशॉप में अपने एनएफटीज वगैरह को क्रिएट करेंगे और उसके बाद वो मिंट करेंगे कौन कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो है नाउन ओरिजिन, ओपन सी, रेरिबल, सुपर रेयर, ये ऑलमोस्ट जितने टॉप एनएफटीज मार्केट प्लेसेस है सब के साथ ये इंटीग्रेट करेंगे। अडोब अपनी एक वेबसाइट बनाएगा वेरिफिकेशन के लिए, और जो बंदा एनएफटी बाय करना चाहेगा वो सबसे पहले वहां से एनएफटी का लिंक लेके अडोब की वेबसाइट पे जाएगा और जाके वेरीफाई करेगा कि क्या वाकयातन इस एनएफटी का ऑनर ही वो एनएफटी सेल कर रहा है या कि किसी ने कॉपी पेस्ट मारा है। तो ये मेरा ख्याल है बड़ी गुड न्यूज है, और शायद मेरी नजर में ये एक फर्स्ट स्टेप है कि आप एनएफटीज को कॉपीराइट की तरफ लेके जा रहे हैं। शायद आने वाले वक्तों में मजीद कंपनीज जो है वो इस तरह के अपने अपने फीचर लेके आए, मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा, ये तो शिबा कोइन का मैंने आपको बताया कि 23 दिनों के अंदर 500 गुना प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है। अगर हम बीटीसी की बात करें, बीटीसी की करंट प्राइस से जो कि ऑलमोस्ट 61,000 है, इससे अगर हम इसको $1,00,000 पे लेके जाते हैं तो कितना बीटीसी को पंप करना चाहिए? ऑलमोस्ट 60% बीटीसी की प्राइस, 64% बीटीसी की प्राइस अगर इंक्रीज करे, अप्रिशिएट हो, तो मेरे दोस्तों भाइयों बिटकॉइन की प्राइस $1,00,000 को टच कर सकती है। इसी तरह अगर हम इसको इथीरियम के साथ कंपेयर करें, कि क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं ट्विटर वगैरह पे, सोशल मीडिया पे अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो सर्वे करवाते हैं, क्या आपकी नजर में बिटकॉइन की प्राइस $1,00,000 को पहले टच करेगी या कि इथीरियम की प्राइस $10,000 को पहले टच करेगी? ये क्वेश्चन मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ भी ट्विटर पे किया था। लेकिन अब मैंने बीटीसी का तो आपको बता दिया कि 64% अगर प्राइस अप्रिशिएट होती है तो बिटकॉइन की प्राइस $1,00,000 को टच कर सकती है। अगर हम इथीरियम की प्राइस को $10,000 पे लेके जाना चाहते हैं तो इथीरियम की प्राइस को 136 गुना उसकी प्राइस अप्रिशिएट होगी, तो जाके इथीरियम की प्राइस $10,000 को टच करेगी। लेकिन अगर मार्केट कैप पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, इथीरियम का जो टोटल मार्केट कैप है वो है ऑलमोस्ट $506 बिलियन। उसमें से मेरे दोस्तों भाइयों, उसमें से $163 बिलियन जो है वो टीवीएल है, यानी टोटल वैल्यू लॉक्ड। ये वो इथीरियम की लॉक्ड वैल्यू है जो कि इथीरियम 2.0 पे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। उसका मतलब यह है कि जब तक इथीरियम का 2.0 लॉन्च नहीं होता उस वक्त तक वो अपने फंड्स निकाल नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि इथीरियम की प्राइस को बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि टोटल इथीरियम का जो पीछे सरमाया है वो है 506 बिलियन, जिसमें से 163% टीवीएल है। ये ऑलमोस्ट 31 टू 32% सरमाया वो है जो कि लॉक्ड हो गया है ऑलमोस्ट 6 माह, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जब तक इथीरियम 2.0 पे नहीं जाता। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अगर आप इथीरियम का दूसरे ब्लॉकचेन्स के साथ कंपैरिजन करें, बाइनांस का जो टोटल लॉक्ड वैल्यू है वो 20 बिलियन है, लेकिन अगर टोटल मार्केट कैप उसका देखा जाए तो 80 बिलियन, कहां 80 बिलियन, कहां 20 बिलियन। इसी तरह अगर हम दूसरे ब्लॉकचेन्स का देखें, सोलाना भी आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है एनएफटीज की वजह से। एफटीएक्स जो एक्सचेंज है उसकी सपोर्ट की वजह से उसकी प्राइस भी अच्छी खासी इंक्रीज हुई। 13 पीरियड टीवीएल इनका है, टेरा लूना का, एवलांच का, फैंटम का। मतलब सबसे ज्यादा जो लॉग वैल्यू है वो इथीरियम की है। अगर परसेंटेज वाइज भी देखा जाए तो मेरा ख्याल है इथीरियम जो है इज अ विनर।
अच्छा, दूसरा आज इथीरियम की एक अपडेट होने जा रही है अल्टायर के नाम पे, और वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन शाम 4 बजे के करीब है। तो आपने इथीरियम की प्राइस को वॉच करना है, कोई पता नहीं आज इसकी प्राइस जो है वो उसमें वोलाटिलिटी नजर आए। और ये अपग्रेड क्या है, ये एक्चुअली जो प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम होता है उसमें जो वैलिडेटर्स होते हैं, जो नोड्स होते हैं जो कि ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं, उसके प्लंटी सिस्टम को उनको जो फाइन है इनएक्टिविटी की वजह से, वो उसमें थोड़े रूल्स उन्होंने चेंज किए हैं। तो वो उसका अपग्रेड था, अगर ये अपग्रेड होता तो इसकी प्राइस इंक्रीज होगी। इस हवाले से एक और मैंने आपके साथ न्यूज शेयर करनी है कि इथीरियम के जो, अगर हम बिटकॉइन के साथ थोड़ा कंपैरिजन करें, तो बिटकॉइन के इस वक्त पूरी दुनिया में जो नोड्स हैं, जो माइनर्स हैं जो कि उनके नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, वो 60,000 है, और ये ओवर द टाइम कम से कम हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बिटकॉइन की माइनिंग ओवर द टाइम इंडिविजुअल से निकल के वो इंस्टीट्यूशंस के पास जाती जा रही है, और मेरी नजर में आने वाले वक्तों में इंस्टीट्यूशन से निकल के कंट्रीज के पास चले जाएगी। जैसे एल सल्वाडोर ने क्या किया, क्योंकि कंट्रीज के पास सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के वसाइल होते हैं, उनके पास पावर होती है। तो बिटकॉइन की माइनिंग कंट्रीज के पास चले जाएगी, और चूंकि कंट्रीज के पास चले जाएगी तो इनके जो नोड्स हैं वो कम से कम होते जाएंगे ओवर द टाइम। ये मेरी ओपिनियन है, रॉन्ग भी हो सकती है। लेकिन अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम के पिछले 7 माह का डाटा देखा जाए तो 0 से 200 2 लाख जो इसके जो नोड्स हैं, वैलिडेटर्स हैं, उसमें इजाफा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा इंक्रीज है। जितना ज्यादा नेटवर्क के नोड्स, वैलिडेटर्स में आप को इजाफा नजर आता है, इसका मतलब यह है कि वो क्रिप्टो करेंसी उतनी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, उतनी ज्यादा वो फैली हुई है कि जिसको लिमिट करना, जिसको बैन करना, बंद करना जो है वो इम्पॉसिबल है। तो ये अच्छी अच्छी न्यूज थी। अच्छा, दूसरा इथीरियम का अगर हम ग्लोबल एसेट्स के साथ कंपैरिजन करें तो कल मैंने आपको बताया कि टेस्ला ने, एक कंपनी है जिसने 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप जो है वो कैप्चर किया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इलॉन मस्क की, टेस्ला की। लेकिन अगर हम इथीरियम की बात करें, जबकि इसकी इस वक्त टोटल मार्केट कैप है 500 बिलियन, जब इथीरियम की प्राइस $10,000 पे जानी है। मेरे दोस्तों भाइयों, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जैसे ही इथीरियम की प्राइस $10,000 को जाएगी, होपफुली इथीरियम जो है वो टेस्ला को जंप करके टेस्ला से ऊपर आ जाए। और अगर इथीरियम 12-13 हजार डॉलर की प्राइस को टच करता है तो इथीरियम सिल्वर, पूरी दुनिया में जितना सिल्वर पड़ा हुआ है उससे भी ज्यादा उसका मार्केट कैप हो जाएगा। तो ये इथीरियम आने वाले दिनों में लाजमी आपको सरप्राइज करेगा। आगे बढ़ते हैं, और इथीरियम के बिटकॉइन जो अमेरिका में उसके ईटीएफ अप्रूव हो रहे हैं और अप्लाई भी हो रहे हैं। 2 नए ईटीएफ अप्लाई हुए हैं। एक तो बड़ा यूनिक सा ईटीएफ एसईसी में अप्लाई किया गया है। उसकी रिक्वेस्ट की है कि जो बिटकॉइन की प्राइस को शॉर्ट करना चाहते हैं, यानी जो बेरिश हैं, जो समझते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस डंप होएगी, जीरो तक जाएगी, उन्होंने अप्लाई किया अपना ईटीएफ, ताकि जो जो बिटकॉइन पे शॉर्ट लेना चाहते हैं पोजीशन, वहां पे वो ले। और दूसरा एक और ईटीएफ अप्रूव हुआ है जिसमें वो लेवरेज वगैरह देके ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ये ईटीएफ से मतलब एक और न्यूज थी। लास्ट में मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करूंगा। ये यूं समझ लें कि बिटकॉइन माइनिंग काउंसिल ने ये चार्ट शेयर किया है, और मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ एक तरह का उन्होंने ग्राफ आपको दिखाया कि पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ कंट्रीज अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए, जिसमें वाटर, हाइड्रो, यानी जिसमें हाइड्रो है, जिसमें सोलर है, जिसमें विंड है, जिसमें न्यूक्लियर है, उन सब में बिटकॉइन की जो माइनिंग इस वक्त हो रही है, मोर ऑलमोस्ट 60% जो माइनिंग है वो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से, जो बिजली जनरेट हो रही है उस बिजली से माइनिंग हो रही है। और ये मेरा ख्याल है मजबूरी भी है माइनर्स की। उसकी वजह यह है कि अगर आप माइनिंग सेटअप लगाते हैं तो आप, अगर जैसे पाकिस्तान में अगर आप सेटअप लगाते हैं तो आप अगर वापडा से बिजली लेके माइनिंग करेंगे, तो मेरे दोस्तों भाइयों, बिटकॉइन की तो इतनी ज्यादा डिफिकल्टी है, आपका तो मुनाफा जो है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होगा, और आप तो बिजली की कास्ट पे करते जाएंगे। तो इस वजह से माइनर्स की मजबूरी है कि वो नेशनल ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेने की बजाय जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कई जो हैं वो वाटरफॉल के पास, आप हमारे केपीके में जाएं तो वहां पे कई ऐसे वाटरफॉल आपको नजर आएंगे जहां पे वाटरफॉल होता है, एनर्जी आती है, वेस्ट हो जाती है। उसकी बजाय अगर वहां पे सेटअप लगा दिया जाए, पावर प्लांट छोटा सा, और वहां से जो बिजली बने वहां पे माइनिंग सेटअप लगा दिया जाए, तो जाहिर बात है वो बिजली की कास्ट जो है ऑलमोस्ट फ्री पड़ेगी। तो इसी तरह हर बंदे के छत पे या उसके ऑफिस के छत पे सूरज की छुआएं आती हैं, छत गर्म करके चली जाती हैं। अगर उसकी बजाय वहां पे सोलर पैनल लगा के बिजली प्रोड्यूस की जाए और उसी बिजली से फिर माइनिंग की जाए,
तो आप देखें कि वो कितना ज्यादा सरमाया दे सकती है माइनिंग करके। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता माइनर्स की मजबूरी भी है कि वो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें और इलेक्ट्रिसिटी उसी इलेक्ट्रिसिटी से माइनिंग करें। और एल सेल्वाडोर की मिसाल आपके सामने है, उन्होंने वॉल्केनो वगैरह पे ऐसा सेटअप लगाया कि ऐसी माइनिंग फैसिलिटी लगाई कि जहां पे वॉल्केनो पे जो नेचुरल रिसोर्स वेस्ट हो रहे थे उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है और उसी इलेक्ट्रिसिटी से माइनिंग की जा रही है। और मेरा ख्याल है जो जब कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, जब कंट्रीज में क्रिप्टोनाइजेशन और बिटकोनाइजेशन होएगी, तो उस वक्त कंट्रीज भी लाजमी माइनिंग स्टार्ट करेंगी और वो जिन जिन कंट्रीज में जो जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उनको वो एक्सप्लॉइट करके वो क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग की तरफ जाएंगे। तो ये आज का बुलेटिन था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।